बजट में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यकीनन पार्टी उसको भी गंभीरता से उस पर भी समीक्षा करने का काम करेगी। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस बार के बजट में क्या क्या ये नई घोषणा करेंगे, सकारात्मक दृष्टि से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खामियां ही ढूंढने की बात इस बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर हम लोग करेंगे। जो सकारात्मक बातें हैं उसको जरूर हम लोग सराहने का भी काम करेंगे, पर हाँ, ये तुलना जरूर की जाएगी कि पिछली बार बजट में क्या क्या बातें कही गई, उनको कितना पूरा किया गया, और इस बार के बजट में क्या क्या नई बातें कह रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत है, उसके बावजूद जब वो उन विषयों का संरक्षण करते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग अलग अलग विषयों पर हम लोग सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे। बिजली को लेकर हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने उठाया था, और उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया, और यदि ने स्वयं उस कार्यक्रम में आप सब लोग मौजूद होंगे, कार्यक्रम किसान समागम को लेकर था, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा करते करते उन्होंने ये बात कही थी, अरे कुछ लोग हैं जो मुफ्त की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप, कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है, और ये भाई हक है, अधिकार है, ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाएगा, टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। और जब हम किसी चीज के लिए ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया जाना चाहिए, तो क्या गलत मैं कह रहा हूं? भाई आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और ये बिजली की मांग करता है, अरे उनको पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं, खुद ही कबूल भी रहे। यही बात तो उस दिन प्रेस वार्ता में पिछली बार आप लोगों के समक्ष मैंने रखी थी कि आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं, क्यों महंगी बिजली खरीद रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और आप खुद ही उस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम महंगी महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं। क्यों? ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, तो जनता ने पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना दिया था, इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को ना सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा, ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें, इस लक्ष्य के साथ सरकार को काम करना चाहिए। पर उस लक्ष्य के साथ काम करना तो दूर, हक मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। और आज इसी श्रृंखला में जो एक अगला विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों को लेकर दशकों से चली आ रही एक योजना, जिसके तहत इसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC/ST योजना के तहत, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देकर उनको उनकी हैंड होल्डिंग करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता है। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारें इसमें मिलकर काम करती हैं। जहां पे 60% पैसा केंद्र सरकार का लगता है, तो वहीं 40% पैसा इसमें राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये लंबे समय से चली आ रही ये योजना है। इस योजना में पहला फेरबदल जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग 2016 से ही हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, उस वक्त भी इस विषय को उठाया था। 2016 में भी हम लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से कैपिंग कर दी गई है स्कॉलरशिप, अभी तक होता क्या था 2016 तक कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र जो इस योजना के लाभार्थी हैं, वो कहीं पर भी जाएं, भले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, IITs हो, IIMs हो, जहां पे भी वो जाते थे, जितनी
फीस होती थी उतनी स्कॉलरशिप उनको दे दी जाती थी। मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। उतनी फीस उनको दे दी जाती थी, पर 2016 के बाद उसमें कैपिंग कर दी गई कि जो प्राइवेट उसमें जाके पढ़ाई करेगा उसको 15,000 मात्र उनको दिया जाएगा, या जो सेंट्रल की संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, उसकी कैपिंग 70,000 कर दी गई। आईआईटीज आईआईएम्स को लेकर 90,000। तो भाई उसके ऊपर जितनी फीस है वो फीस उन छात्रों को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप, और ये आंकड़े भी सामने आए, परिणाम स्वरूप आप देखिएगा 2016 में जब से इस कानून को लागू किया गया, मात्र 1 साल के भीतर ही लगभग 1 लाख बच्चों ने, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले 1 लाख बच्चों ने विड्रॉ किया। 2015-16 में 1,55,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। 2016-17 में ये संख्या 1 लाख से ज्यादा गिरती है 1 साल में ही ड्रॉप आउट, और ये संख्या जो 1,55,000 थी वो 2016-17 में मात्र 37,372 रह जाती है। और साल दर साल इसी तरीके से हम लोग इसमें गिरावट देखते आ रहे हैं। कारण कैपिंग। पहले जो पूरी राशि मिलती थी छात्रों को, उस पे सीमा बांधने के बाद जो अतिरिक्त राशि है वो बच्चे नहीं दे पा रहे। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो शिक्षा हासिल कर सकते थे वो तालीम वो लोग हासिल नहीं कर पा रहे। ये एक विषय। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में इसी स्कॉलरशिप में कुछ और बदलाव किए गए। ये कैपिंग का विषय बिहार सरकार के द्वारा ही लागू किया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। बट 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा, सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा कुछ इसमें बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत मैट्रिक कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को फ्री शिप कार्ड मुहैया कराए जाएंगे, ये नियम बनाया गया, और ये देश भर के लिए था। इस नियम की शुरुआत सबसे पहले 2016 में हमारे आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस फ्री शिप कार्ड की शुरुआत 2016 में गुजरात में की गई थी, और उसके बाद 2021 में इसको देश भर में इसको लागू किया गया। इस फ्री शिप कार्ड के तहत आपकी ट्यूशन फी, आपकी हॉस्टल फी, या इसी तरीके के जितने अतिरिक्त खर्च होते हैं छात्रों के, वो आपके सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी तक छात्रों को दिक्कत आती थी, भैया ट्यूशन फी कैसे देंगे या हॉस्टल फी कैसे देंगे। देने में आगे पीछे हुआ तो हॉस्टल से निकाल दिया जाता था, ट्यूशन उनको देने से मना कर दिया जाता था। तो इस फ्री शिप कार्ड का लाभ उन अभ्यर्थियों को हो जो कि देश भर में उसका लाभ हमारे छात्र उठा रहे हैं, पर बिहार में इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। बिहार में फ्री शिप कार्ड की योजना, जो कि 2021 से ही अधिसूचना के बावजूद बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं मौजूदा बिहार की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, पर कैसे ये सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। और मैं एक दो और उदाहरण के साथ इस बात को मैं स्पष्ट भी करूंगा और पुख्ता करूंगा कि क्यों ये दलित विरोधी है। अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी कार्यशैली में इनका ये दिखाई देता है। उनसे हम लोग ये मांग करते हैं, 3 मांगे हैं जो प्रमुखता से हम लोग रखना चाहेंगे। पहली मांग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भारत सरकार, बिहार सरकार अधिसूचना जारी करे ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जा सके और ये फ्री शिप कार्ड का लाभ बिहार के भी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र उठा सके। दूसरी मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुसार योग्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को फ्री शिप कार्ड जारी करने तथा पूर्ण ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में करने का निर्देश एससी एसटी कल्याण विभाग बिहार सरकार
अपने अधिकारियों को करने के लिए कहे। 2021 से ही इनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये बैकलॉग भी इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये बैकलॉग भी रिलीज किया जाए, ये अधिसूचना बिहार सरकार जारी करे। और तीसरी और अंतिम बात, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 4061 दिनांक 16/5/2016 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जो भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधान के खिलाफ है और योजना के मूल उद्देश्य को खत्म करने वाला है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। जो कैपिंग इन्होंने कर दी है, उसकी जो एक अधिकतम सीमा, एक अपर लिमिट जो तय कर दी गई है, उस अपर लिमिट को हटा दिया जाए। ये इसके मूल उद्देश्य के ही खिलाफ, जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया, उसमें अगर आप इस तरीके से कैपिंग कर देंगे तो उस उद्देश्य को ही हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने इसकी शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है कि भैया कैसे अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को शिक्षा में, भाई आप उनके पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में ही आप बाध्यता आप उत्पन्न कर रहे हैं। वो बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए, उसमें आप गतिरोध आप उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आए दिन जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है, और मैं टारगेट किलिंग इसीलिए कह रहा हूं, चौकीदारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जो हम लोग की सुरक्षा के लिए तैनात है, उन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दलित युवाओं के साथ किसी की गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है, किसी की गोली मारकर, बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न बढ़ा है, और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक तरफ तो खामोश रहते हैं, और दूसरी तरफ पिछली बार चुनाव से ठीक पहले, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि भैया ये झुंझुना दिखा, उस वक्त चुनाव से ठीक पहले इन्होंने घोषणा की थी। पहली बात तो एक मुख्यमंत्री हत्या की बात ही कैसे कर सकता है, ये अपने में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। पर उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने हत्या को लेकर योजना बनाई थी। 2020 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी, और गृह मंत्री होने के नाते उनको इतना सशक्त होना चाहिए था, बोलते कि भैया मेरे प्रदेश में मेरे रहते हुए कभी कोई हत्या नहीं होगी, ये इच्छा शक्ति उनमें होनी चाहिए। पर इस इच्छा शक्ति के विरुद्ध मुख्यमंत्री जी 2020 में एक योजना लेकर आते हैं, जिसके तहत कहा जाता है कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी, दलित महादलित परिवार में हत्या होगी, तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आज की तारीख में भैया आए दिन हत्याएं हो रही हैं, और आप जाइए जाकर स्थानीय प्रशासन से पूछिए तो अधिकांश जगहों पर तो उनको पता ही नहीं है भैया कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। परिणाम स्वरूप इसका लाभ उन लोगों को मिलता नहीं। बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हत्याओं में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, मैं खुद या हमारे पार्टी के नेता नहीं जाते, जिसमें अधिकांश दलित परिवार भी हैं। मैं कल रात भी गया था भैया, गया जहां एक चंद्रवंशी परिवार में हत्या हुई, वहीं एक पासवान, अरुण पासवान, उनकी हत्या कर दी गई। कितनी ऐसी हत्याओं में लाभ मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच पूर्ण दलित विरोधी है। बिहार में हम लोग जब दलित कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बंटवारे की राजनीति को इतना साधा है कि आपको बार बार 2 शब्दों का आपको उपयोग करना पड़ता है, दलित के साथ महादलित भी कहना पड़ता है। ये कौन से संविधान के तहत है? जब आप लोग पूर्णिया में आप लोग रैली करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान की हत्या की जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? कौन से संविधान की धारा कहती है कि आप अनुसूचित जाति को और बांटने का आप काम कीजिए? कौन सी धारा के तहत आप बांट रहे हैं बताइए? बल्कि संविधान तो दलित शब्द का उपयोग भी नहीं करता, संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की बात करता है।
बोलचाल की भाषा में जरूर हम लोग दलित शब्द का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, पर आपने तो उसको भी आगे बांटकर महादलित कर दिया भैया। ये कौन से संविधान के तहत आपने किया? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश को आप एक साथ लेकर चले, एक साथ मुट्ठी में बांधकर चले। आप उसी में विभाजन करने का आप काम कर रहे हैं। तो बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दलित महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, कभी लवकुश करिएगा, कभी कोरी कुर्मी करिएगा, कभी अगड़ा पिछड़ा करिएगा। आप तो पुरुष महिला में बांटने का काम करते हैं भैया। क्या बयान दिए थे आप जनसंख्या को लेकर पुरुषों के बारे में? तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जाकर बोल रहे हैं भैया कि संविधान की हत्या हो रही है। किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं भैया उस मन से? आपको लगता है कि देश में कभी संविधान की हत्या होगी? क्या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि हत्या कर दी जाएगी? इस तरीके की बातें आपकी सोच को दर्शाती हैं। परिणाम स्वरूप भाई, जब आज आपको सही में बिहारियों से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों पर आपको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तो आप गुमराह करने की बातें करते हैं। और ये तमाम, और ये जितनी बातें भाई मैंने आपसे कही हैं, वो सारे आपसे मैं शेयर भी करूंगा, जितनी बातें आप लोग के समक्ष रखी गई हैं। और अंत में एक विषय और आप लोग के समक्ष में रखूंगा कि ये पैसा जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, छात्रवृत्ति का ये पैसा छात्रों के अकाउंट में जाने के अलावा बाकी सब जगह जा रहा है। ये भी अपने में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट आप बोलेंगे, मैं आपके साथ में साझा भी करूंगा, बट ये कैग की रिपोर्ट कहती है कि किस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल छात्रों के लिए होना चाहिए। छात्रवृत्ति के इस पैसे का इस्तेमाल आप विभिन्न तरीके के और कार्यों के लिए कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने कई योजनाओं में इनको राशि आवंटित करना कम कर दिया, या कुछ जगह तो ऐसी जानकारी आ रही है कि भैया प्रधानमंत्री आवास में पैसा रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आप बार बार आप बात करते हैं भैया विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो जो आपको पैसा मिल रहा है ऑलरेडी केंद्र सरकार से, पहले उसका तो यूटिलाइजेशन ढंग से हो। उस पैसे का तो आप इस्तेमाल आप कर नहीं पा रहे। कितनी ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसकी राशि वापस चली जाती है, लौटानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ऐसे में आप बिहारियों को बरगलाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए आप बोलते हैं भैया केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे, विशेष राज्य का दर्जा दे। तो जितना पैसा आ रहा है पहले आप उसका तो आप 100% यूटिलाइजेशन कीजिए, और जिस योजना के तहत वो पैसा आ रहा है उस योजना में इस्तेमाल करने की बजाय विभिन्न और कार्यों के लिए आप उस पैसे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ये डाइल्यूशन क्यों किया जा रहा है भैया? मैनिपुलेटेड फिगर्स सामने आ रही हैं। क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से ना, ताकि इस पैसे को डाइवर्ट किया जाए और उस पैसे को कुछ लोग, कुछ अधिकारी और कुछ नेता अपनी जेब में उस पैसे को रख लें। इस सोच के साथ किया जाए। कैग की रिपोर्ट पर बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या जवाब है उनका? जब कैग कह रहा है इस बात का कि भाई इन पैसों का उपयोग सही जगह पर नहीं हो रहा है कोई जवाब? तो हम लोग भाई मांग करते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार इस विषय को गंभीरता से ले। गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिजली को लेकर बिहार के हर एक जिले में, और आने वाले दिनों में बिजली के विषय को लेकर बिहार के हर प्रखंड और पंचायतों तक भी हम लोग जाएंगे। और जब तक हम लोग इस मांग को अपनी पूरी नहीं करवा लेते हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति के पैसे में हो रही धांधली को लेकर भी बिहार सरकार अगर गंभीरता से अगर इस विषय पर जांच करवाकर कार्रवाई नहीं करेगी और हम लोग की मांग को पूरा नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में इसको लेकर भी एक बड़े पैमाने पर आंदोलन पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और जब तक हम लोग इसको सही तौर पर लागू नहीं करवा लेते तब तक पार्टी शांत नहीं होगी। अब इसके अलावा हाँ बताइए, पैसा नहीं है आपके पास? हाँ तो जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है उसका आप क्या कर रहे हैं? और पैसा भ्रष्टाचार की देन चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास है, महंगी बिजली खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, पर जब छात्रों की बात आती है, बिहार के भविष्य की बात आती है, तो ये बोलते हैं भैया पैसा नहीं है इनके पास। हजारों करोड़ की धांधली हो जाएगी इनकी नाक के नीचे, वो धांधली करने के लिए पैसा है। साल दर साल तटबंध के निर्माणों के लिए इनके पास पैसा आ जाता है, और एक साल में पहली बारिश आते ही वो तटबंध टूट भी जाता है।
और पुनः अगले साल हजारों करोड़ की राशि पुनः रिलीज की जाती है उन्हीं तटबंधों के पुनः निर्माण को लेकर। ये सब पैसा कहां से आ जाता है? और भाई आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार के युवा, बिहार के छात्र आपकी प्राथमिकता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि नहीं है? या पूर्णतः आप युवा विरोधी हो गए? आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि भाई कौन सी योजना में पहले आपको पैसा देना है। बजटिंग इसी को तो कहा जाता है। आप क्या बजट आप बनाते हैं फिर? आप अगर बिहार का भविष्य ही बर्बाद कर दीजिएगा, छात्रों का भविष्य ही अगर आप अंधेरे में डाल दीजिएगा, तो किस उज्जवल बिहार के भविष्य के निर्माण की आप कल्पना कर रहे हैं भैया? तो जब ये बोलते हैं कि पैसा नहीं है, ये पैसा देन चढ़ता है इनके भ्रष्टाचार की, और ये पैसा देन में जाता है इनके अधिकारी और इनके नेताओं की जेब। अनुसूचित जाति का पैसा कहाँ गया? भाई बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहां गया? ये तो जांच होनी चाहिए ना। कैग की रिपोर्ट तो कहती है कि कई और विभागों में इनका पैसा गया है, पुल पुलिया के निर्माण में पैसा गया है, सड़कों के निर्माण में वो पैसा गया है, पर क्या वो सही में उन निर्माण के कार्यों तक भी पहुंचा? भाई अगर आपको निर्माण के कार्यों में भी इस फंड का अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो ये अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ी हुई योजनाओं के निर्माण में इस्तेमाल होना चाहिए। क्या ये संविधान की हत्या नहीं हो रही 15 साल से कि आप एक कानून का उल्लंघन करते हुए राशि को जिस योजना में इस्तेमाल करना चाहिए उस योजना के अलावा आप बाकी योजनाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो पूर्णिया रैली की है। उसमें एक युवक जो है पलटू चाचा कहकर नीतीश कुमार को बुला रहे, कहा जा रहा है वे आरजेडी के कार्यकर्ता, सहयोगी दल है आरजेडी। क्या लगता है कि उनके कार्यकर्ता भी नीतीश तो भाई ये टर्मिनोलॉजी किसने दी? हम लोगों ने तो नहीं दी ना। ये शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था भाई? देखिए, मैं वैसे भी मैं शब्दों की मर्यादा में रहकर अपनी बातों को रखने का हमेशा प्रयास करता हूं, और मैं हमेशा पक्षधर हूं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा कभी गिरनी नहीं चाहिए। असंवैधानिक, अनपार्लियामेंट्री मैं नहीं बोलूंगा, बट कई ऐसे शब्द हैं जिसका राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये शब्द पलटू किस कैटेगरी में आता है, बट हैविंग सेड दैट, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, बट व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी भी उनको किसी भी ऐसे शब्दावली से पुकारना नहीं चाहूंगा। मुझे उस वक्त भी ऐतराज था कि क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि उनके नेताओं ने ही इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन को छोड़कर पुनः वापस एनडीए गठबंधन में गए थे, तो उस वक्त प्रमुखता से इन शब्दों का, इस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए किया गया था। तो आज अगर उसी रैली में भाई नेता मिल जाते हैं बट कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं ना, और इस भ्रम में नेता जीते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा था, जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो कई ऐसे स्थानीय क्षेत्रीय दल हैं जो दावा कर रहे थे कि भैया एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। क्या हो गया? अखिलेश जी और मायावती जी के मिलने के बावजूद, सपा बसपा के एक साथ आने के बावजूद, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम तो हम लोगों ने देख लिए ना। कारण क्या था? नेता मिल गए, कार्यकर्ता तो जमीन पे नहीं मिल पाया ना। इसको अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए, दल मिल जाते हैं, दिल नहीं मिल पाते। यही यहां पर भी हो रहा है भैया। नेता, और यहां पे तो भाई नेता भी नहीं मिल पा रहे। विडंबना तो इस बात की है, नेता तक नहीं मिल पा रहे। मुख्यमंत्री जी 2.5 घंटे तक इंतजार करते हैं उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रमों में। मुख्यमंत्री जितनी बार ये बोलते हैं, इससे पहले था क्या? हम ही ना सब काम किए हैं। इससे पहले कुछ था, इससे पहले कुछ काम होता था। जब मुख्यमंत्री ये बात करते हैं तो वो अपने उप मुख्यमंत्री के नेताओं के ऊपर ही टिप्पणी करते हैं ना। किस पे करते हैं? वो 70-75 के दशक की बात तो नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। विकल्प किसका बन के आए थे? 90 के दशक का विकल्प बन के आए थे, तो उन्हीं पर उंगली उठाते हैं। तो यहां तो भाई नेता भी नहीं मिल पाए, तो कार्यकर्ता तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और इसका खामियाजा अगले विधानसभा के चुनाव में भी देखिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, नेगेटिव वोटिंग होती है, नेगेटिव वोटिंग होती है। आपने जिनके ऊपर प्रताड़ित, जिन लोगों को प्रताड़ित किया, आज आप सोचिए कि आप साथ में मिल गए हैं तो वो लोग भी एक साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए नेगेटिव वोटिंग उपचुनाव में भी हुई, अगले विधानसभा में भी हुई। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सरकार चले नहीं चले, मेरा ध्यान भी केंद्रित नहीं है।
पर जब तक ये सरकार है तब तक तो आप बिहार और बिहारियों के बारे में सोचिएगा ना। जब तक भी आप हैं, मैं ये मान के चलता हूं, मैंने तो हर बार बोला है भैया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, और मैं आज भी मानता हूं कि संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे भाई। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में आपराधिक गतिविधियां जिस तरीके से चरम सीमा पर हैं, इस बात का संज्ञान लें। कितनी और हत्याओं का कोई इंतजार करेगा भैया। बिहार में जिस तरीके से एक अराजक माहौल उत्पन्न हुआ है, हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भी पीछे मिलकर आए थे कि भाई राष्ट्रपति शासन की सिफारिश आप कीजिए। तो जो एक अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, पहली बात तो मुझे लगता है कि घटक दलों में ही मतभेद इतने उत्पन्न होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि संभवतः ये सरकार खुद ही ना गिर जाए। पर अगर ऐसे ही अराजक परिस्थिति उत्पन्न होती रही तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई विकल्प और बचेगा। सवाल है कि लगातार आप क्राइम को लेकर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन जब यही सवाल 8 घंटे तक को लेकर और आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सीबीआई कार्रवाई जो कह रही है कि बीजेपी करवा रही है। भाई अलग अलग समय पे हर राजनीतिक दलों ने ऐसे संस्थानों के ऊपर उंगली उठाई है, जब ये हमेशा आरोप लगाए गए कि जो ऐसी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग सत्ताधारी दलों के द्वारा किया जाता है। मैं ये मानना चाहूंगा कि ये सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं और इंडिपेंडेंटली, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इंडिपेंडेंटली ये लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आज की तारीख में जरूर प्रमुखता से ये आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र की सरकार इन केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, पर मैं याद दिलाऊं, सबसे पहले ये विषय यूपीए की सरकार में ही सामने आया था जब सीबीआई को तोता कहा गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप हर सरकार ने, आज जो विपक्ष में है वो सत्ता पे लगा रही है, कल वो विपक्ष में थे वो उस वक्त सत्ता में लगा रहे थे, हर सरकार ने एक दूसरे के ऊपर लगाए। पर ये इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि अपनी विश्वसनीयता को ये लोग बरकरार रखें। दोष किसी पे भी लगे, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, दोषी पे कार्रवाई हो, जो दोषी नहीं है उसको दंड दिया। भाई मुझे नहीं पता कि टारगेट के तहत ये कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग हो रही है अभ्यर्थियों द्वारा। अभ्यर्थी अभी हजारों की संख्या में पैदल मार्च भी आज कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? 7वें चरण की बहाली उसमें है और 4 लाख मतलब कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम ये बहाली पर मतलब तुरंत निर्णय देंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई आप तो शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हट जाए। जो समस्या की जड़ में है, समाधान तो तभी निकलेगा ना भाई जब ये समाधान यात्रा की बात करते हैं। तो जो समस्या की जड़ में है, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमकाना मंत्री से क्या लेना देना भैया, जब नीति निर्धारक खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अकेले चलने की राजनीति पर वो काम करते हैं, रणनीति पर वो काम करते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक धांधलियां भी सामने उजागर हुई हैं और जिस तरीके से भर्तियों को भी लेकर यहां पे एक अनियमितता देखी गई है। भाई सीटेट के छात्र अभ्यर्थी हों, बीटेट के अभ्यर्थी हों, विभिन्न और विभागों से जुड़े हुए हों, उसकी मूल में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही आदेश है ना। तो ऐसे में जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, तब तक इनकी मांगों का समाधान इनके पास सिर्फ लाठी है, उसके अलावा कोई समाधान नहीं। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि बिहार से ज्यादा दिल्ली में आपराधिक घटनाएं होती हैं, केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं देखती है? एंड माई क्राइम इज लेसर देन योर्स, इसका मतलब हमारे ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। ये इनकी सोच है। कैसी सोच है भैया ये? मेरा गुनाह अगर आपके गुनाह से छोटा हो जाता है, इसका मतलब ये कि मेरा गुनाह गुनाह ही नहीं है। भाई ये दलील कानून में जाकर दीजिए, न्यायालय में खड़े होकर बोलिए कि भाई उसने तो 4 लोगों को गोली मारी, उसको तो सजा होनी चाहिए। हम तो भाई एक एक को गोली मारे, हमने तो एक हत्या की, तो हमारी हत्या की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। कैसे तर्क ये लोग देते हैं? हकीकत है भैया, आज की तारीख में बिहार इन लोगों से संभल नहीं रहा। इन लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देते देते उन लोगों को इतना बड़ा कर दिया है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी के नेता स्वयं भी चाहेंगे तो अब ये लोग अपराध या अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। आप हो, बलात्कार हो,
हत्या हो इस तरह का पार्टी आपसे पेश करेगी, क्या उनको जेल में डालने का काम होगा? किनको जेल में डालने का? भाई जांच का विषय है भैया, हम तो शुरू से बोलते आए हैं जांच की आंच जिसके भी दरवाजे तक जाए, कोई भी हो भैया, नोबडी इज बियॉन्ड लॉ, राइट? कानून के नीचे तो सब एक जैसे है ना, तो जांच की आंच जहां तक जाएगी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई बढ़िया सुझाव है, अच्छी बात है। भाई बताइए, 100 सीटों पे समय देंगे, जो खुद नेता विपक्ष की भूमिका में नहीं आ पा रहे, वो लोग 100 पे समेटने की बात कर रहे हैं। और कैसे समेटिएगा भैया, मैं भी तो जानना चाहता हूं। मुझे उनके बयान से ऐतराज नहीं है, पर जितनी बार वो ये बातें बोलते हैं व्यक्ति विशेष का विरोध दिखता है भाई, और कांग्रेस में ये गलती है या महागठबंधन के नेताओं में ये गलती है। आप अपना विजन तो बताइए भैया कि आपका विजन क्या है। आज अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध करता हूं तो उनकी खामियों को उजागर करने के साथ साथ मैं समाधान में विकल्प भी देता हूं कि भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कैसे हम लोग एक विकसित बिहार का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, या जहां जहां गलतियां हुई हैं कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आई गिव यू एन ऑल्टरनेटिव। आपका ऑल्टरनेटिव क्या है महागठबंधन के नेताओं का, बताएं भाई। जब ये बोलते हैं 100 मोदी भी आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक व्यक्ति से ऐतराज है ना, आपने ना उनकी नीतियों पर उंगलियां उठाई, क्यों नहीं आप महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों पर आप बोल रहे हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे आप आरोप कर रहे हैं। इनकी महागठबंधन की रैली जो इन्होंने गृह मंत्री जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए की थी, भाई क्या जरूरत है उस रैली का? सत्ता में है आप हैं, सत्ता में रहते हुए लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, ये तो पहली बार सुनने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, खुद को आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप में शक्ति है कि नहीं। और उस रैली में भैया ये गंभीर बात है, सुनिएगा इसको गंभीरता से, आपके सवाल को मैं जरूर लूंगा अपनी बातों को समाप्त करने का। उस रैली में मुझे बताइए इन लोगों ने बिहार को लेकर क्या विजन दिया, बताइए मुझे। मैंने एक एक नेता के भाषण को उस दिन सुनने का मैंने प्रयास किया, बिकॉज मैं भी सुनना चाहता हूं भैया कि सत्ताधारी पार्टी के पास क्या विजन है, क्या इन्होंने विजन दिया। मुख्यमंत्री ने अपराध को लेकर, अपराध को नियंत्रित करने को लेकर अपने भाषण में क्या बातें कही, या मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने को लेकर क्या बातें कही, या जो लोग सड़क पर पिट रहे हैं, छात्र हों, अभ्यर्थी हों, शिक्षक, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बातें कही, या किसान को लेकर क्या बातें कही, या बिहार आने वाले दिनों में विभिन्न विकास के मापदंडों पर कैसे अगले पायदान पर जाएगा उसको लेकर इन्होंने क्या बातें की। वही घिसी पिटी बातें, सांप्रदायिकता, संविधान को खतरा, लोकतंत्र की हत्या। भाई हम लोग 2014 से सुनते आ रहे हैं, ये हत्या पिछले 10 सालों में तो हुई नहीं, अब ये हत्या हो जाएगी। 10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, 9 साल टू बी प्रिसाइज, बट 2013 से ही कैंपेन शुरू हो गया था, तब से ये लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। कहां हत्या हो गई भैया लोकतंत्र की? देश में चुनाव होने बंद हो गए भाई। लोकतंत्र की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं जनादेश का अपमान करके, और एक बार नहीं 2 बार आपने अपमान किया। ये लोकतंत्र की हत्या है भाई। 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई आपने एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। ये है लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। संविधान की हत्या कोई कर रहा है, दलित, महादलित, भाई अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल होता है संविधान में, आप संविधान की हत्या नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं इस तरीके की बंटवारे की राजनीति को प्रोत्साहन देकर। तो भाई ये लोग हैं, आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप विकास का विजन आप सामने रखिएगा, वो विजन है नहीं। किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए, मुख्यमंत्री को चिंता है कि भैया माझी जी कहीं चले ना जाए, उनको पकड़ रहे हैं, खुले मन से प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए भैया हम आपको देंगे। ये प्रलोभन की राजनीति नहीं है तो और क्या है भैया? कि आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, पर आप कहीं जाइएगा मत। आपके विचार सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, आपको जो चाहिए हम देंगे, आप जाइएगा मत, क्योंकि एक नेता हमारे छोड़ के चले गए हमको। तो भाई उस मंच में बिहार बिहारियों के लिए क्या था? तो जब सामने खड़े हुए युवा जब ऐसा विरोध करते हैं तो वो विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि आक्रोश को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। का दावा है बजट के नीतीश कुमार माइनॉरिटीज के स्थान योजना, कर्ज योजना को बंद कर रही है, इससे आपका क्या कहना है? और माइनॉरिटीज का पूरा भाई तो जवाब देना भाई, क्यों कर रहे हैं ये लोग? अल्पसंख्यक समाज भी हमारे देश का ही एक मजबूत अंग है कि नहीं है? और भाई आप लोग तो जाने ही जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो सो कॉल्ड समीकरणों की राजनीति की है। मैं नहीं मानता भैया जात पात धर्म मजहब में, पर आप लोगों ने तो खुले मन से घोषणा करके, इनके घटक दलों ने खुले मन से घोषणा की है ना कि भाई हम MY समीकरण बना रहे हैं,
समीकरणों की आप राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री खुद लव कुश गोरी कुर्मी क्या क्या नहीं करते रहते हैं। तो भाई क्या कर लिया आप लोगों ने? आज की तारीख में जो लोग बोलते हैं कि समाज के एक वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, तो भैया बिहार में 32 साल से आप ही लोग तो बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं वो समाज मुख्य धारा के साथ जुड़ गया? वो अनुसूचित जाति जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोग हो। और जब मैं अल्पसंख्यकों की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं सिखों की भी बात कर रहा हूं, मैं जैन समुदाय से आने वाले लोगों की भी बात कर रहा हूं, मैं हर वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। क्या कर दिया आप लोगों ने उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए? तो आपकी कथनी करनी में फर्क दिखता है। वोट बैंक की राजनीति जो लोग करेंगे उनका हर्ष यही होगा, तीसरे नंबर की पार्टी बने रहेंगे और कृपा पर मुख्यमंत्री बनेंगे। मांझी जी ने मुख्यमंत्री का नाम बताया अपने बेटा को लेकर, तेजस्वी और नीतीश कुमार को, वो दलित हैं, आप कैसे देखते हैं? भाई ठीक है, हर कोई चाहता है कि अपने घर के लोग आगे बढ़े। के मॉडिफाई वर्जन है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाकर मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, अगर इस तरीके से सत्ता चाहिए तो देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। कैसे देखते हैं? भाई मुझे नहीं पता कि किस परिपेक्ष में लोग ये बातें कर रहे हैं। इन सवालों से या ऐसी टिप्पणियां करने से बिहार और बिहारियों को भी फर्क पड़ता है क्या? जब ये लोग इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, क्या ये ज्वलंत विषय है आज की तारीख में बिहार में? बिहार में किसान भैया 150 दिनों से बैठे हुए बक्सर में, उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी। बिहार में छात्रों के ऊपर लाठियां चल रही है, उस पर टिप्पणी नहीं करनी। ये सब ध्यान भटकाने वाले विषय, ज्वलंत विषयों पर ध्यान केंद्रित बिहार के नेताओं का रहना चाहिए। ये मेरी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला आपने देखा, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।